6.1 परिचय। समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा रखे गए नियंत्रण को वैधता प्रदान करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। पिछले भाग में हमने वैचारिक प्रभुत्व से संबंधित सैद्धांतिक अवधारणाओं का पता लगाया। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि राज्य या शक्तिशाली गुटों द्वारा अपना प्रभाव जमाने के लिए शिक्षा का उपयोग कैसे किया जाता है। शिक्षा माध्यमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, जो चरित्र निर्माण, मूल्य शिक्षा, नागरिकता प्रशिक्षण और देशभक्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। ये कार्य राज्य को राष्ट्र निर्माण की अवधारणा के माध्यम से एक असमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। यह खंड इस बात की जांच करता है कि राज्य प्रभुत्वशाली वर्गों के हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्र निर्माण की विचारधारा को कैसे बढ़ावा देता है। कोई भी दावा कि शिक्षा प्रणाली अराजनीतिक है, गलत है। शिक्षा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। हम यहाँ इस पहलू पर चर्चा करेंगे और अगले भाग में इसका विस्तार करेंगे। इस इकाई में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम की कथा अन्य और स्वयं की समझ को आकार देती है। 6.2 शिक्षा एवं राष्ट्र निर्माण। एप्पल 2000 के अनुसार इतिहास वैचारिक नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास पर नियंत्रण प्रभुत्वशाली वर्गों को राष्ट्र निर्माण की विचारधारा का उपयोग करके जनता को बरगलाने की अनुमति देता है। राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का प्रयास करता है। प्रभुत्वशाली वर्ग सक्रिय रूप से आधिकारिक वैध ज्ञान को आकार देते हैं। इतिहास के निर्माण में कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाता है और अन्य को शक्तिशाली वर्गों के हितों के साथ संरेखित करने के लिए चुना जाता है। शिक्षा पर यह वैचारिक नियंत्रण इस बात को प्रभावित करता है कि युवा पीढ़ी वर्तमान को कैसे देखती है। इतिहास पढ़ाना, विशेष रूप से वर्तमान संदर्भ में जहां जनता को नियंत्रित करने में शिक्षा की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, विवादों और राजनीतिक बहसों को जन्म देता है। इतिहास में पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां अक्सर चिंता का विषय होती है। आधुनिक राष्ट्र राज्य इतिहासकारों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालते हैं, उन्हें युवा पीढ़ी के लिए लिखने का कार्य सौंपते हैं। राजनीतिक नेता और अभिजात वर्ग शिक्षा को युवाओं में राष्ट्रीय पहचान की मजबूत भावना पैदा करने के साधन के रूप में देखते हैं। शिक्षा न केवल राष्ट्र निर्माण में बल्कि इस अवधारणा को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा पर नियंत्रण अन्य की परिभाषा और अन्य के साथ संबंधों को आकार देता है। राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता के निर्माण के व्यापक संदर्भ में शिक्षा का महत्वपूर्ण है। उपनिवेशवाद के बाद के युग में राष्ट्र निर्माण और अच्छे नागरिकों को आकार देने में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण विधियां राष्ट्र के निर्माण में योगदान देती हैं, देशभक्ति पैदा करती है, अच्छे नागरिक के गुणों को परिभाषित करती है और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देती है। स्कूलों में प्रदान किया गया ज्ञान व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होता है, जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाता है। राष्ट्रीय गौरव की एक मजबूत भावना विकसित करना और बड़े राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है। स्थापन 2003 के अनुसार स्कूल मूल्यों और मानदंडों को आकार देने वाले प्राथमिक संस्थान है। शिक्षा की प्रक्रियाएं शक्ति और सामाजिक नियंत्रण से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय प्रवचनों में सही मूल्यों और नैतिकता की मानक परिभाषाओं पर जोर दिया जाता है। शिक्षा इन मूल्यों को छात्रों के लिए सार्थक बनाने और उनके जीवन में उनके एकीकरण की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ये सही मूल्य, मानदंड और आदर्श नागरिकता की अवधारणा राष्ट्रीय संस्कृतियों में निहित है और राज्य और अन्य सामाजिक संस्थानों के माध्यम से कायम है। स्कूल राज्य के संस्थानों के रूप में नागरिकता पर राष्ट्रीय प्रवचन को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मानक परिभाषाएं स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बॉक्स 6.1 उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, स्वदेशीवाद। युद्ध के बाद की दुनिया में पश्चिमी देशों ने विश्व स्तर पर सहायता और प्रभाव का एक कार्यक्रम शुरू किया, जबकि स्वतंत्र राष्ट्रीय अभिजात वर्ग ने इस उद्देश्य के लिए राष्ट्र निर्माण और विकासशील शिक्षा पर काम किया। आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास का मिशन पश्चिमी बौद्धिक संस्थानों में विशेष रूप से तुलनात्मक रूप से परिलक्षित हुआ। अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षा का अध्ययन। तुलनात्मक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और विकास शिक्षा शैक्षिक प्रथाओं की पहचान करने के लक्ष्य से जुड़ी हुई है, जो विकसित आधुनिकीकरण देशों की रणनीतियों और लक्ष्यों के अनुसार विकास को बढ़ावा देगी। यहाँ तक कि इन देशों के विद्वान भी इससे प्रभावित थे। परिप्रेक्ष्य। आधुनिकीकरण का पूरा सिद्धांत बाहरी रूप से प्रायोजित परिवर्तन का समर्थन करता है। औपचारिक शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच संबंधों का अध्ययन, साथ ही आधुनिकीकरण और विकास सूचकांक के साथ शिक्षा के संबंध का ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण इस दृष्टिकोण का उदाहरण देता है। शुक्ल 1985, 253-254। यह स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों और दैनिक गतिविधियों में होता है। स्कूल में व्यक्ति नागरिकता और राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्र के संबंध में अपने स्वयं को आकार देते हैं। स्कूल इसे स्पष्ट सीमाओं के भीतर करते हैं, मिश्रित श्रेणियों और धुंधली पहचानों से बचते हैं। साइगोल 2003 थापन में उद्धृत। इससे राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को पूरा करते हुए विशिष्ट और स्पष्ट सामाजिक श्रेणियों का निर्माण होता है। अली 2002 ने पाकिस्तानी इतिहास के संदर्भ में इसकी चर्चा करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इसका उद्देश्य शासक वर्ग के पक्ष में संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक जीवन को एकजुट करना है, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा के इतिहास से बाहर करके प्रभावित करना है। किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान पर जोर देने के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाता है। थापन बताते हैं कि यह समाज में आदत, बॉडियों के शब्द का उपयोग करके और सामाजिक प्रजनन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। मूल निवासियों को शिक्षित करने पर उपनिवेशवादी प्रवचन और शिक्षा में राष्ट्रवादी हस्तक्षेप भी ऐतिहासिक रूप से एक समान राष्ट्रीय परियोजना को दर्शाते हैं। नागरिक वह है जो राष्ट्रीय सम्मान को महत्व देता है और शैक्षिक प्रवचन राष्ट्र के सम्मान, अखंडता, पवित्रता और गरिमा पर केंद्रित है। अली 2002 का तर्क है कि वर्तमान पर हावी होने के लिए अतीत को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकार को वैध बनाता है। इतिहास शासक शक्ति को मान्य और स्वाभाविक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे इतिहास में दमनकारी शासनों ने अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए ऐतिहासिक आख्यानों में हेरफेर किया है। नियंत्रण वाली संस्थाएं, चाहे राज्य, चर्च, राजनीतिक दल या मीडिया और शिक्षा पर नियंत्रण रखने वाले निजी हित, अपने शासन को वैध बनाने के लिए इतिहास का उपयोग करते हैं। अतीत में शासकों ने अपने लाभ के लिए ऐतिहासिक विवरणों को आकार देकर अपनी उपलब्धियों का महिमामंडन किया। आज आधुनिक राष्ट्र राज्यों में नेता अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए इतिहास में हेरफेर करते हैं। अली 2000 एरिक हॉब्सबॉम का हवाला देते हैं, जो चेतावनी देते हैं कि इतिहास जब प्रेरणा और विचारधारा में बदल जाता है तो एक आत्मौचित्यपूर्ण मिथक बन सकता है। उन्होंने कहा, यह विशेष रूप से खतरनाक है
जैसा कि आधुनिक राष्ट्रों और राष्ट्रवाद के इतिहास में देखा गया है। भारत और पाकिस्तान जैसे नवगठित राष्ट्र राज्यों में राष्ट्र की विचारधारा पर शासन करने और उसे कायम रखने के लिए औपनिवेशिक इतिहास का सहारा लिया जाता है। इन देशों में राजनीतिक नेता स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में देखे जाने का प्रयास करते हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान का महिमामंडन करते हैं और इसका उपयोग स्वतंत्रता के बाद अपनी शक्ति को वैध बनाने के लिए करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और मुक्ति संग्राम जैसे शब्द आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं और इन नेताओं के बलिदान दोनों देशों के ऐतिहासिक आख्यानों में केंद्रीय विषय बन जाते हैं। यह महिमामंडन उन्हें अपने अपने राष्ट्रों पर शासन करने का अधिकार देने का काम करता है। चिंतन और क्रिया 6.1 क्या आपको लगता है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है? अध्ययन केंद्र में अन्य शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करें। चिंतन और कार्रवाई 6.1 राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा एक बहुआयामी उपकरण है जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व का पता लगाने का काम सौंपा गया है। यह प्रतिबिंब और कार्रवाई इस महत्वपूर्ण पहलू के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालती है, शिक्षा की भूमिका और व्यक्तियों के समग्र विकास पर इसके प्रभाव और परिणामस्वरूप एक राष्ट्र की प्रगति पर चर्चा करती है। शिक्षा के महत्व को समझना। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसमें कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है जो किसी व्यक्ति के समग्र विकास में योगदान देता है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नागरिकों का सामूहिक विकास ही प्रगति का आधार बनता है। इस संदर्भ में शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के बीच संबंध व्यक्तिगत स्तर पर मौजूद परिवर्तनकारी शक्ति में निहित है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, आलोचनात्मक सोच, कौशल और मूल्य प्रदान करके सशक्त बनाती है जो उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। ऐसे राष्ट्र में जहां नागरिक अच्छी तरह से शिक्षित होते हैं, वहां कुशल कार्यबल, सूचित मतदाता और सामाजिक विकास में सक्रिय प्रतिभागियों की संभावना अधिक होती है। शिक्षा का प्रभाव अकादमिक ज्ञान से परे तक फैला हुआ है। यह जिम्मेदारी, नैतिकता और नागरिकता की भावना पैदा करता है। एक सर्वांगीण शिक्षा प्रणाली न केवल व्यक्तियों को तकनीकी कौशल से सुसज्जित करती है, बल्कि सहानुभूति, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुणों का भी पोषण करती है, जो एक विविध समाज में सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। शिक्षा आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख चालक है। उच्च शिक्षित कार्यबल वाला राष्ट्र तकनीकी प्रगति को अपनाने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में है। शिक्षा नवाचार, अनुसंधान और विकास के द्वार खोलती है, आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देती है। एक कुशल कार्यबल उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने में योगदान देता है, जिससे वैश्विक मंच पर राष्ट्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। सामाजिक एकता और समावेशी विकास। शिक्षा किसी राष्ट्र के भीतर सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई और सुलभ शिक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समाज के सभी वर्गों के लिए सीखने के अवसर उपलब्ध हों। शिक्षा में समावेशिता केवल पहुंच का मामला नहीं है, बल्कि उस सामग्री और कार्यप्रणाली से भी संबंधित है जो राष्ट्र की विविधता को दर्शाती है।
इसके अलावा शिक्षा एक पुल के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को जोड़ती है और पहचान और अपनेपन की साझा भावना को बढ़ावा देती है। समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर शिक्षा सामाजिक विभाजन को कम करने और एकता को बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। शैक्षिक नीतियां और राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की प्रभावशीलता शिक्षा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से निकटता से जुड़ी हुई है। सरकारें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो राष्ट्र के विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप हो। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का पूरा लाभ उठाने के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षण की गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में शिक्षा में पर्याप्त निवेश आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समावेशिता, समान अवसर और शिक्षा में बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है। असमानताओं को दूर करने के सकारात्मक उपाय जैसे छात्रवृत्ति, सकारात्मक कार्रवाई और आउटरीच कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि शिक्षा समाज के सभी स्तरों तक पहुंचे। चुनौतियां और अवसर। जबकि शिक्षा में राष्ट्र निर्माण की अपार संभावनाएं हैं, मौजूदा चुनौतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं, क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक आर्थिक असमानताएं शिक्षा की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति में बाधा बन सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और समुदाय के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा वैश्वीकृत दुनिया की विकसित होती प्रकृति नई चुनौतियां और अवसर लाती है। शिक्षा को समकालीन परिदृश्य की मांगों के अनुरूप होना चाहिए, तकनीकी प्रगति को शामिल करना चाहिए और 21वीं सदी की जटिलताओं के लिए व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए। इग्नू अध्ययन केंद्र में चिंतन और कार्रवाई। चिंतनशील प्रक्रिया के भाग के रूप में इग्नू अध्ययन केंद्र में साथी शिक्षार्थियों के साथ चर्चा में शामिल होना आवश्यक है। ये बातचीत विविध दृष्टिकोण प्रदान करती है और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका की समझ को समृद्ध करती है। हमारी चर्चाओं में विभिन्न दृष्टिकोण सामने आ सकते हैं। कुछ शिक्षार्थी शिक्षा और रोजगार के अवसरों के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हुए आर्थिक पहलू पर जोर दे सकते हैं। अन्य लोग सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को रेखांकित कर सकते हैं। अध्ययन केंद्र की चर्चाएं शिक्षार्थियों के सामने शिक्षा तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों और इन चुनौतियों से निपटने के संभावित समाधानों का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करती है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर सूचित राय तैयार करने के लिए जमीनी स्तर के मुद्दों को समझना महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः शिक्षा निस्संदेह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़कर आर्थिक विकास, सामाजिक एकजुटता और समावेशी प्रगति तक फैला हुआ है। प्रभावी नीतियों द्वारा समर्थित एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई और समावेशी शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस चिंतन और कार्य ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की बहुमुखी भूमिका के बारे में मेरी समझ को गहरा कर दिया है। अध्ययन केंद्र में साथी शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के माध्यम से मैंने विविध दृष्टिकोणों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को आकार देने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को पहचाना है जो वास्तव में एक गतिशील और विकसित राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करती है। 6.3 भारत में राष्ट्र निर्माण। भारत जैसे समाज में जो औपनिवेशिक शासन के बाद उभरा
राष्ट्र की पहचान उसके औपनिवेशिक इतिहास के इर्द-गिर्द घूमती है। औपनिवेशिक काल अपने शोषण के साथ हमारी राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने वाली प्रमुख कहानियां बन जाता है। औपनिवेशिक काल के दौरान और उसके बाद भी संस्थानों और नीतियों के माध्यम से मूल निवासियों को नागरिकों में बदलने के प्रयास किए गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था क्योंकि नागरिकता प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य था। कुमार 2001 के अनुसार बच्चों की शिक्षा के उद्देश्यों में राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण और रखरखाव में इतिहास केंद्रीय भूमिका निभाता है। इतिहास के शिक्षण में अन्य विषयों की तुलना में इस संबंध में अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम का ज्ञान युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना जगाने में सहायक है। स्कूल उनकी मानसिकता को पूर्व निर्धारित तरीके से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुमार राष्ट्रवाद की प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं की पड़ताल करते हैं, जिनका परिचय स्कूल युवाओं को देते हैं। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विशिष्ट विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए इतिहास का उपयोग कैसे किया जाता है और राज्य की राष्ट्र निर्माण परियोजना को समझने में चयन और प्रतिनिधित्व प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया जाता है। कुमार के अनुसार युवा दिमागों को प्रभावित करने के लिए यह जांचना महत्वपूर्ण है कि जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है। भारत में शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। कम उम्र से ही बच्चों को जानबूझकर राष्ट्रीय विरासतों से परिचित कराया जाता है, जिससे राष्ट्र निर्माण के एजेंडे में योगदान मिलता है। अतीत का ज्ञान संस्कारीकरण, समाजीकरण और भावी पीढ़ी की राष्ट्रीय पहचान तैयार करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है। स्कूल इस प्रक्रिया में एक वैचारिक भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिए अतीत को समझना आवश्यक है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम युवा पीढ़ी के समाजीकरण को वफादार नागरिकों में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। स्कूल में औपचारिक शिक्षा सामाजिक रूप से व्यक्त ज्ञान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे देश के इतिहास की सामूहिक समझ बनती है। अतीत का प्रतिनिधित्व मानसिक मानचित्र के रूप में कार्य करता है, जो वर्तमान स्थितियों के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। कुमार 2001 बताते हैं कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम का उपयोग भारत और पाकिस्तान के राष्ट्र राज्यों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। समान आख्यान होने के बावजूद दोनों देश अपने इतिहास को अलग-अलग तरीके से चित्रित करते हैं। शिक्षा प्रणाली जानबूझकर बच्चों को वफादार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और संपूर्ण शिक्षा संरचना का उद्देश्य युवाओं को एक अनुमोदित राष्ट्रीय कथा में एकीकृत करना है। राज्य द्वारा समर्थित यह कथा शिक्षा प्रणाली के लिए प्राथमिक प्रवचन के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्र निर्माण और इसके चल रहे समर्थन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल बच्चों को आज्ञाकारी नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए देश के इतिहास के आधिकारिक रूप से स्वीकृत ज्ञान का उपयोग करता है। इतिहास विशेष रूप से युवा दिमागों को नागरिकों की भूमिकाओं में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुमार 2001 विस्तार से बताते हैं कि कैसे अलग-अलग राष्ट्र अपनी विशिष्ट राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं के कारण समान ऐतिहासिक घटनाओं को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता और विभाजन का अनुभव होने के बावजूद इन घटनाओं की उनकी व्याख्याएं अलग-अलग हैं। भारत 1947 को एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष के बाद एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता है,
हालांकि विभाजन के कारण नुकसान की भावना के साथ। इसके विपरीत पाकिस्तान 1947 को अपने राष्ट्र राज्य की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखता है। विभाजन की एक ही घटना को अलग-अलग रोशनी में समझा जाता है। भारतीय पाठ्यपुस्तकें 1919 से 1947 तक की अवधि को राष्ट्रवादी संघर्ष के गांधीवादी युग के रूप में लेबल करती है, जिसमें आंदोलन पर गांधी के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में गांधी के व्यक्तित्व, गतिविधियों और विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। कुमार ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में ऐतिहासिक ज्ञान का चयन, पुनर्निर्माण और प्रतिनिधित्व यह दर्शाता है कि कैसे एक साझा अतीत विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के तहत अलग-अलग संस्करण लेता है। भारत और पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और धारणा काफी भिन्न है, जिससे राष्ट्रीय विचारधारा और पाठ्यपुस्तकों के बीच संबंध का पता चलता है। राष्ट्र निर्माण को शिक्षा प्रणाली के सबसे प्रमुख लक्ष्य के रूप में चित्रित किया गया है। शिक्षा को इस विचारधारा के प्रचार के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद बच्चे की अर्थ की व्याख्या करने की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने वाली शिक्षण विधियों पर राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया, यहाँ तक कि गांधी की प्रस्तावित मैनुअल काम की विचारधारा को भी कम महत्व दिया गया। व्यापक उद्देश्य अन्य सांस्कृतिक, शैक्षणिक या आर्थिक पहलुओं को दरकिनार करते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देना था। राष्ट्र निर्माण राष्ट्रीय विकास का पर्याय बन गया। इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में नामों या घटनाओं का उल्लेख करने के निर्णय इस सर्वोपरि राष्ट्रीय विचारधारा द्वारा निर्देशित होते हैं, जो यह दर्शाता है कि कुमार स्मृति की राजनीति को क्या कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की भारतीय और पाकिस्तानी समझ के बीच अंतर मूल रूप से उन घटनाओं में निहित है जिन्हें वे उजागर करना चुनते हैं। एक कहानी में कुछ विवरणों और घटनाओं पर दूसरी कहानी की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है। कुमार इसे उल्लेख की राजनीति कहते हैं, जो विशेष रूप से 1930 से 1947 तक की घटनाओं के कवरेज में ध्यान देने योग्य है। इस अवधि के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों देशों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद उनकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न हैं। कुमार के अनुसार भारतीय कथा इस बात की पड़ताल करती है कि भारत क्यों विभाजित हुआ, जबकि पाकिस्तानी कथा इस बात की पड़ताल करती है कि विभाजन कैसे हुआ। यह मतभेद उनकी विशिष्ट राष्ट्र निर्माण विचारधाराओं से उत्पन्न होता है, जो इस बात को प्रभावित करता है कि वे समान तथ्यों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। दोनों राष्ट्र निर्माण परियोजना का भार उठाते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का उपयोग करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक अलगाववाद के साथ जुड़ाव के कारण विभाजन की विघटनकारी प्रकृति को कम करते हुए धर्मनिरपेक्षता के संघर्ष और विजय का जश्न मनाना है। भारतीय मामले में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1947 में समाप्त होती है, जो संविधान निर्माण, महात्मा गांधी की हत्या, रियासतों के एकीकरण और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जैसी घटनाओं पर केंद्रित है। पाकिस्तान के लिए विभाजन नए राज्य के जन्म का प्रतीक है, जिसमें न केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति शामिल है, बल्कि पाकिस्तान का निर्माण भी शामिल है, जो इसकी उत्पत्ति का प्रतीक है। इतिहास का उपयोग अक्सर लोगों की मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। जब हम अतीत का अध्ययन करते हैं, तो हम पुराने विवादों को जीवित रख सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। भारत में आज़ादी की कहानी धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक ताकतों के बीच तनाव के इर्दगिर्द घूमती है।
यह तनाव भारत की राष्ट्रीय पहचान और उसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास केवल अतीत का सीधा सीधा अभिलेख नहीं है, यह राजनीति से आकार लेता है और इसके बारे में कैसे बात की जाती है। जैसा कि कुमार 2001-241 कहते हैं, अतीत की स्मृति वास्तविकता के बारे में नहीं है, बल्कि एक पुनर्निर्माण है जो हमारी स्वयं की भावना को पोषित करती है। भारत में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के बारे में बहस धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक दृष्टिकोण के बीच टकराव पर केंद्रित है। इतिहास का यह राजनीतिक उपयोग वैचारिक सिद्धांत को अतीत पर चर्चा का मुख्य लक्ष्य बनाता है। एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा अपनी राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति के साथ अक्सर अल्पसंख्यक संस्कृतियों को दरकिनार करते हुए प्रमुख संस्कृति का पक्ष लेती है। राष्ट्रीय राजनीति में अल्पसंख्यक संस्कृतियों को अक्सर दबा दिया जाता है। नागरिकता का दर्जा राष्ट्र राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। नागरिकों के लिए राष्ट्र राज्य की अवधारणा से जुड़ाव महसूस करने के लिए देशभक्ति महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्र राज्य समरूप नागरिकता के विचार पर आधारित है। हालांकि यह समरूपीकरण अक्सर अल्पसंख्यक संस्कृतियों और उनके अधिकारों को दबाता है, उन्हें राष्ट्रीय सम्मान और अखंडता के लिए बलिदान कर देता है। महाजन 1999 के अनुसार राष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक संस्कृतियों का अवमूल्यन और हाशिए पर रखते हुए प्रमुख वर्गों की संस्कृति को अपनाता है। अल्पसंख्यक संस्कृतियां राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के बाहरी इलाके में मौजूद हैं, विशेषकर उदार राष्ट्र राज्यों में जो समरूप नागरिकता के विचार में विश्वास करते हैं। इन उदार राष्ट्र राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर है। राज्य की एकरूपता की प्रवृत्ति सभी संस्कृतियों का पक्ष नहीं लेती, यह केवल समाज के शक्तिशाली वर्गों के साथ जुड़ता है। महाजन का तर्क है कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्र राज्य और उसके राष्ट्र निर्माण प्रयासों के भीतर नुकसान का सामना करना पड़ता है। लोगों की विचारधाराओं पर नियंत्रण शैक्षिक नीतियों, संरचनाओं, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र से प्रभावित होता है। राज्य का लक्ष्य अपने क्षेत्र में विविध समूहों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय संस्कृति स्थापित करना है, जो विभिन्न रूपों में स्पष्ट है। इसमें एक राष्ट्रीय भाषा को अपनाना, इतिहास की व्याख्या करना, शैक्षणिक पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करना, शिक्षा का माध्यम निर्धारित करना, सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा करना, राष्ट्रीय नायकों का चयन करना और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में औपचारिक अवसरों के लिए अनुष्ठानों को शामिल करना शामिल है। इन प्रक्रियाओं के दौरान विशिष्ट प्रतीकों को चुना जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और कायम रखा जाता है, जिससे राष्ट्रीय संस्कृति को आकार मिलता है, जिसे राज्य सभी नागरिकों में स्थापित करने का प्रयास करता है। हालांकि यह राष्ट्रीय संस्कृति पूरी तरह से तटस्थ नहीं है। यह अक्सर प्रमुख समुदाय की संस्कृति को दर्शाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक संस्कृतियों को हाशिए पर रखता है और उनकी प्रथाओं का अवमूल्यन करता है। नतीजतन राष्ट्र निर्माण परियोजना की नीतियां और प्रथाएं केवल प्रमुख संस्कृति का पक्ष लेते हुए अल्पसंख्यक संस्कृतियों के क्रमिक क्षरण और विघटन में योगदान करती है। राजनीतिक भागीदारी या नागरिकता का दर्जा के समान अधिकारों के बावजूद समाज में प्रभुत्व और अधीनता की संरचना बरकरार है। राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण व्यक्तियों को अपने ही समुदाय की संस्कृति से दूर कर सकता है, जिससे इसका मूल्य कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भाषा में महारत हासिल करना अक्सर आवश्यक होता है। हमारे देश में कुछ मामलों में राष्ट्रीय संसाधनों पर एक छोटे लेकिन प्रभावशाली अल्पसंख्यक नियंत्रण के कारण विशिष्ट समुदायों को हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ता है। यह नया अल्पसंख्यक वर्ग,
जिसमें आधुनिक अभिजात वर्ग शामिल है, राष्ट्रीय जीवन पर अपना प्रभाव रखता है, आबादी के बड़े हिस्से को उनकी संस्कृति का अवमूल्यन करके नहीं, बल्कि उन्हें समान अवसरों और संसाधनों तक पहुंच से वंचित करके नुकसान पहुंचाता है। मुद्दा सांस्कृतिक पहचान से परे है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक नुकसान शामिल है। राष्ट्र निर्माण परियोजना का लक्ष्य अल्पसंख्यक पहचान को प्रचलित राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ना है, जो बहुसंख्यकों के राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों में व्यक्त होती है। यह बहुमत राष्ट्र राज्य की व्यापक विचारधारा से प्रभावित है, जो आधुनिकीकरण और विकास पर जोर देती है। चिंतन और क्रिया 6.2 चर्चा करें कि भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्य किस प्रकार हस्तक्षेप करता है। चिंतन और कार्रवाई 6.2 भारत में राष्ट्र निर्माण में राज्य का हस्तक्षेप। परिचय। भारत संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की समृद्ध विरासत वाला एक विविध राष्ट्र है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जटिल है और राज्य इस यात्रा को आकार देने और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रतिबिंब में हम उन तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे भारतीय राज्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, विभिन्न नीतियों, रणनीतियों और चुनौतियों की खोज करता है। राष्ट्र निर्माण में राज्य की भूमिका। राष्ट्र निर्माण की अवधारणा में एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय पहचान का विकास और सुदृढ़ीकरण, विविध समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना शामिल है। भारतीय राज्य इन उद्देश्यों से अवगत होकर राष्ट्र को सामूहिक विकास की ओर ले जाने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप करता है। संवैधानिक ढांचा। भारत का मूलभूत दस्तावेज संविधान राष्ट्र निर्माण में एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर भी जोर देता है। राज्य संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की रूपरेखा स्थापित करता है। सांस्कृतिक एकीकरण। विशाल सांस्कृतिक विविधता को पहचानते हुए राज्य सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देकर हस्तक्षेप करता है। राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने जैसी पहल नागरिकों के बीच साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देने में योगदान करती है। शैक्षिक नीतियाँ। राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा एक सशक्त उपकरण है। राज्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक नीतियां बनाता और लागू करता है। एक सामान्य पाठ्यक्रम, बहुभाषी शिक्षा और समावेशी सामग्री को बढ़ावा देने के प्रयास एक सूचित और एकीकृत नागरिकता बनाने में योगदान करते हैं। आर्थिक योजना। आर्थिक विकास राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। राज्य नियोजित आर्थिक नीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप करता है, जिसका लक्ष्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, गरीबी को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। पंचवर्षीय योजनाओं जैसी पहल ने ऐतिहासिक रूप से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आर्थिक हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन किया है। सामाजिक न्याय और समावेशन। राज्य ऐतिहासिक अन्यायों और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के महत्व को पहचानता है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां समान अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हस्तक्षेप हैं। सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता।
राष्ट्र की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना राज्य की सर्वोपरि जिम्मेदारी है। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में सीधे योगदान देते हैं। राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण में राज्य की भूमिका राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों में स्पष्ट है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों के निर्माण जैसी पहल का उद्देश्य राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करना था। राज्य के हस्तक्षेप का औचित्य। राज्य द्वारा उपरोक्त हस्तक्षेप कई आधारों पर उचित है। सबसे पहले, भारत की विविधता, शक्ति का स्रोत होने के साथ साथ सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के मामले में चुनौतियां भी पेश करती है। भाषा, धर्म या जातीयता के आधार पर संभावित विभाजन को कम करने के लिए सांस्कृतिक एकीकरण और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका आवश्यक है। दूसरे, ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक असमानताओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आरक्षण प्रणाली, SC/ST समुदायों द्वारा लंबे समय से सामना किए जा रहे भेदभाव को दूर करने और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक साधन है। तीसरा, जीवन स्तर को ऊपर उठाने और गरीबी को कम करने के लिए आर्थिक योजना और विकास महत्वपूर्ण है। आर्थिक नीतियों में राज्य का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, जिससे साझा प्रगति की भावना को बढ़ावा मिले। इसके अलावा भविष्य की पीढ़ियों के मूल्यों और विश्वासों को आकार देने के लिए शिक्षा में राज्य की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक सामान्य शैक्षणिक ढांचा एक साझा राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने, किसी की संस्कृति और विरासत में गर्व की भावना पैदा करने में मदद करता है, साथ ही देश में मौजूद विविध परंपराओं की समझ को भी बढ़ावा देता है। राज्य के हस्तक्षेप में चुनौतियां। हालांकि राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है, फिर भी वे चुनौतियों से रहित नहीं है। एक बड़ी चुनौती विविधता के साथ एकता को संतुलित करना है। भारत की विविधता के लिए ऐसी सूक्ष्म नीतियों की आवश्यकता है जो व्यापक राष्ट्रीय पहचान से समझौता किए बिना क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करें। यह संतुलन बनाना राज्य के लिए एक सतत चुनौती है। एक और चुनौती सामाजिक आर्थिक असमानताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में है। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों, भ्रष्टाचार या जागरूकता की कमी के कारण लाभ अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। इन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें परिष्कृत और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विचार कभी-कभी राज्य के हस्तक्षेप को प्रभावित करते हैं, जिससे ऐसी नीतियां बनती हैं जो दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण उद्देश्यों पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दे सकती हैं। राजनीतिक औचित्य और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक सतत चुनौती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप बहुआयामी है, जिनमें सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक आयाम शामिल है। ये हस्तक्षेप देश के विविध और जटिल सामाजिक ताने-बाने के मद्देनजर उचित हैं, और ये एकता और साझा प्रगति की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई है, और उनसे निपटने के लिए एक सतत और अनुकूली दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में राज्य की भूमिका एक सतत प्रक्रिया है, और जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है,
वैसे वैसे राष्ट्र के संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतियों और हस्तक्षेपों को भी अपनाना होगा। 6.4 अन्य देशों में राष्ट्र निर्माण। जब शिक्षा को एक विशिष्ट और पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है, तो यह शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में शिक्षा के उद्देश्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम की सामग्री किसी दिए गए समाज की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण के लिए, एक धार्मिक समाज में धार्मिक अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकता के बारे में विचारों को आकार देने पर जोर दिया जाता है। नाज़ीवाद और साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं ने भी युवाओं के दिमाग को उनके राजनीतिक हितों के अनुरूप आकार देने के लिए शिक्षा को नियोजित किया है। उदाहरण के लिए, नाज़ीवाद ने जर्मन युवाओं में नस्लीय श्रेष्ठता, सैन्य अनुशासन, निर्विवाद आज्ञाकारिता और हिटलर के प्रति समर्पण में विश्वास पैदा करने के लिए शिक्षा का उपयोग किया। इसे प्राप्त करने के लिए इसने विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक पहलुओं जैसे विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रेस, साहित्य, संगीत, कला और युवाओं पर अन्य प्रभावों को नियंत्रित किया। इसके साथ ही इसने सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को हतोत्साहित किया जो स्वतंत्र विचार और कल्पना को प्रोत्साहित करते थे, उन ताकतों को दबाते थे जो वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति के विषय से मेल नहीं खाते थे। शेफलर 1958-23। यह स्वीकार किया गया है कि भूगोल और गणित जैसे कुछ विषय स्वाभाविक रूप से गैर-राजनीतिक लग सकते हैं, हालांकि उनके शिक्षण के राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। किसी प्रोफेसर द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्द, बातचीत, संकेत, निर्णय और आंकड़े, यहाँ तक कि असंबद्ध प्रतीत होने वाले विषयों में भी राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक गणित प्रोफेसर एक राजनीतिक भूमिका निभा सकता है और फासीवादी विचारधाराओं के साथ जुड़ सकता है। नेपोलियन ने, जैसा कि 1963 में किलपैट्रिक द्वारा प्रलेखित किया गया था, स्पष्ट रूप से अपने शैक्षिक उद्देश्यों को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि एक शिक्षण निकाय की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य राजनीतिक और नैतिक विचारों को प्रभावित करना था। नेपोलियन के अनुसार राजनीतिक चिंताओं को दूर करने में शिक्षा का अत्यधिक महत्व था। नेपोलियन स्कूलों ने इस परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित किया। सम्राट के रूप में नेपोलियन की अटूट स्वीकृति को बढ़ावा दिया, उसके सम्मान को बढ़ावा दिया और उसकी सेवा करने की पूरी इच्छा पैदा की। इन स्कूलों में प्राधिकरण और केंद्र सरकार के विनियमन की विशेषता थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को कम उम्र से ही बताया जाए कि क्या सोचना है। नेपोलियन ने जनता को नियंत्रित करने में शिक्षा की शक्ति को पहचाना, प्रतिरोध को दबाने और नियंत्रण को सामान्य बनाने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे क्रांतिकारी अधिनायकवादी शासन द्वारा एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। जर्मनी में नाजी शासन ने अपने दमनकारी शासन को उचित ठहराने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग किया। इसी तरह हम जांच कर सकते हैं कि सोवियत नागरिकों ने अपने राजनीतिक मूल्यों, दृष्टिकोण, धारणाओं और भावनाओं को कैसे बनाया। बोल्शेविक क्रांति के बाद आकार लेने वाले सोवियत व्यक्ति ने राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी। सोवियत नागरिकों के लिए राजनीतिक समाजीकरण की प्राथमिक विधि शैक्षिक प्रणाली के माध्यम से थी। सोवियत शिक्षा प्रणाली ने जानबूझकर एक नए मनुष्य को आकार देने का काम किया। लक्ष्य सिर्फ एक नागरिक आदमी या औद्योगिक आदमी नहीं था, बल्कि एक अधिनायकवादी आदमी भी था। इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक एकता को बढ़ावा दिया और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सारी शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के पास रहे।
सोवियत शासकों ने मार्क्सवाद लेनिनवाद विचारधारा का दृढ़ता से समर्थन किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों को उचित ठहराती थी। पार्टी का लक्ष्य एक अधिनायकवादी राजनीतिक संस्कृति स्थापित करना था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अटूट निष्ठा की विशेषता थी। शैक्षिक प्रक्रियाओं ने पार्टी के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन, पूर्ण आज्ञाकारिता और पार्टी नेतृत्व के प्रति समर्पण को बढ़ावा दिया। यूएसएसआर में एक समान पाठ्यक्रम और स्कूल संगठन के साथ एक मानकीकृत शिक्षा प्रणाली थी। इसका मतलब यह था कि सभी छात्रों का शैक्षिक अनुभव समान था। सामान्य पाठ्यक्रम पर राजनीतिक प्रभाव था, विशेषकर सामाजिक विज्ञान के माध्यम से, जिसका उद्देश्य शिक्षा देना था। मुख्य लक्ष्य लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में देश के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ सोवियत देशभक्ति पैदा करना था। सोवियत शिक्षकों का मानना था कि बच्चे पहले नेताओं के प्रति स्नेह विकसित करके अपनी मातृभूमि और राज्य से जुड़ेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें और गीत पुस्तकें छात्रों को यह समझाने के लिए तैयार की गई कि सोवियत लोगों ने विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। युवा छात्रों के पाठक राजनीतिक नेताओं, बहादुर सैनिकों और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में कहानियों से भरे हुए थे। ये जीवनियां अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने और प्रशंसा जगाने के लिए तैयार की गई थी। नाज़ी जर्मनी और यूएसएसआर के कम्युनिस्ट शासन दोनों ने युवाओं को अपने शासक समुदायों की राजनीतिक विचारधाराओं में शामिल करने के लिए शिक्षा का उपयोग किया। राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद को जनसंख्या को प्रबंधित करने और नियंत्रण को वैध बनाने के लिए नियोजित किया गया था। 6.2 शिक्षा और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। लेखक सवाल करता है कि क्या राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और समान विश्व व्यवस्था राष्ट्रों के भीतर निष्पक्षता और समानता पर निर्भर करती है। यह न केवल राष्ट्रों पर लागू होता है, बल्कि विभिन्न समूहों जैसे वर्गों, क्षेत्रों और जातीय इकाइयों जैसे जातियों और जनजातियों पर भी लागू होता है। अध्याय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अभिजात वर्ग के प्रभावों के साथ साथ सामाजिक वर्गों, क्षेत्रों और राष्ट्रों के बीच संघर्षों पर विचार करते हुए शिक्षा और राष्ट्रीय पहचान की मजबूती के बीच संबंध की पड़ताल करता है। यह इस बात की जांच करने की आवश्यकता पर जोर देता है कि ये कारक शिक्षा की संरचना, प्रक्रिया, सामग्री और वितरण को कैसे दर्शाते हैं या उससे संबंधित है। शुक्ल 1985, 249। 6.5 निष्कर्ष। यह खंड इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा तटस्थ नहीं बल्कि एक अत्यधिक राजनीतिक उपकरण है। समाज में शक्तिशाली समूह जनता के विश्वासों को आकार देने, उनके नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग करते हैं। राज्य एक शक्तिशाली इकाई के रूप में अपने अधिकार को वैध बनाने के लिए शिक्षा का लाभ उठाता है। राष्ट्र निर्माण और विकास एजेंडा राज्य द्वारा नियंत्रण बनाए रखने के लिए नियोजित विचारधाराएं हैं, जो अक्सर लोगों को अपने हेरफेर के लिए अंधा कर देती है। अध्याय राष्ट्र राज्यों और उनकी परियोजनाओं की जांच करके इसे दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि कैसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद की विचारधारा एक सभ्य लोकतांत्रिक तरीके से अल्पसंख्यकों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। अंततः ये एजेंडे प्रमुख समूहों का पक्ष लेते हैं और जनता के बीच एक समान पहचान को बढ़ावा देते हैं।